वेलकम टू कहानियों की दुनिया। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसके पास खूबसूरत नाशपाती के दरख्तों का एक बाग था। हर साल उसे बादशाह को किराया अदा करना होता था जो 4 टोकरियां भरकर नाशपातियां देने की सूरत में था। इसकी सबसे छोटी बेटी पेरीना अपने वालिद के बाग में मदद करना बहुत पसंद करती थी। इसके नन्हे हाथ बड़ी मेहनत से काम करते। वो दरख्तों से पकी हुई नाशपातियां तोड़ती और एहतियात से टोकरियों में रख देती। लेकिन इस साल दरख्तों ने सिर्फ 3.5 टोकरियां नाशपातियां दीं। बाप का दिल फिक्र से बोझल हो गया क्योंकि वो जानता था कि बादशाह की शराइत सख्त थीं। मायूसी के आलम में उसने एक दिल दहला देने वाला फैसला किया। इसने पेरीना को आखिरी टोकरी में बिठा दिया और उसे नाशपातियों से ढक दिया ताकि टोकरी भरी हुई नजर आए। जब नौकर टोकरियों को महल लेकर जा रहे थे, पेरीना नाशपातियों के नीचे से छपकर झांकती रही। वो खौफजदा थी क्योंकि वो पहले कभी अपने वालिदैन से दूर नहीं हुई थी। जब टोकरियों को खोला गया तो महल के नौकरों ने इसे देखकर हैरत से सांस रोक ली। वो फटी फटी आँखों से उसे देखने लगे जो नाशपातियों के दरमियान बैठी हुई थी। बादशाह ने उसे सज़ा देने के बजाय महल की खादिमा बना लिया। इसे सबसे कमतर काम दिए गए। फर्श साफ करना, बर्तन मांजना और भारी पानी के घड़े उठा कर लाना। अपनी सख्त जिंदगी के बावजूद वो एक गैर मामूली हुस्न की मालिक बन गई। इसकी चमकदार बेदाग जल्द और गहरी आसमान जैसी आँखें हर किसी को मशहूर कर देतीं। लेकिन इसके हुस्न ने हसद को जन्म दिया। सल्तनत की शहजादी, जो खुद पसंद और मगरूर थी, पेरीना को सख्त नापसंद करने लगी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि पेरीना की कुदरती खूबसूरती इसकी मेहनत से संवारे गए हुस्न से ज़्यादा चमक रही हो। इसने पेरीना पर जुल्म करने के लिए इस पर सख्त और जालिमाना काम थोप दिए। वो अपने तमाम कपड़े धोने के लिए पेरीना को करीबी नदी पर भेज देती। पेरीना दिल ओ जान से कपड़े धोती और इसकी दिलकशी नदी को और भी हसीन बना देती। एक गर्म दोपहर शहजादी ने उसे तपती धूप में खेतों में मटर चुनने के लिए भेजा। काम के दौरान पेरीना ने अचानक अपने माँ बाप को देखा जो वहाँ फल बेचने आए थे। इसकी आँखें आंसुओं से भर गईं और वो दौड़ती हुई उनके पास पहुंची। आपने मुझे क्यों बेच दिया? वो गुस्से से बोली। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कह पाती, शहजादी के मुहाफ़िज़ पहुंच गए और पेरीना से कहा कि वो काम रोककर किसी से बात नहीं कर सकती। इसके वालिदैन शर्मिंदा खड़े रहे। उनके पास कहने को कोई अल्फाज ना थे। उनकी आँखों में सिर्फ पछतावा था। इन्होंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, ये मानकर कि वो हमेशा के लिए खो चुकी है। एक दिन महल में जश्न था और सबको इजाज़त दी गई कि वो अपने पसंदीदा लिबास पहने। पेरीना ने वो खूबसूरत आईनादार नीला लिबास पहना जो उसने अपने हाथों से बनाया था। जब शहजादी ने उसे देखा तो वो दंग रह गई। लेकिन इसके जुल्म ख़त्म नहीं हुए थे। एक शाम उसने पेरीना को जंगल की गहराइयों में नायाब जुड़ी बूटियां चुनने के लिए भेज दिया ताकि वो अपनी खूबसूरती के लिए मुजूम बना सके। पेरीना जुड़ी बूटियां तलाश करने के लिए महल से निकल पड़ी। वो काफ़ी दूर निकल गई, मुख्तलिफ पत्तों और जड़ों को चुनती रही, लेकिन जैसे ही सूरज ग़ुरूब हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुकी है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उसके दिल में खौफ घर करने लगा। वो एक चट्टान पर बैठ गई और रोने लगी। जब अचानक उसे झाड़ियों में कोई सरसराहट सुनाई दी। दरख्तों के दरमियान से एक हसीन हिरन नमूदार हवा जिसकी टांग जख्मी थी। इसकी बड़ी उदास आँखें पेरीना की नज़रों से मिलीं। पेरीना ने अपनी परेशानी को भुलाते हुए हिरन की मरहम पिटी की। हिरन ने शुक्रगुजारी के अंदाज में इसके हाथ को नरमी से छुआ और फिर सर हिलाकर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। हिरन ने उसे एक छपी हुई वादी में पहुंचाया जहां एक छोटा सा कॉटेज खड़ा था।
اس کے چاروں طرف جنگلی پھول تھے، درخت رس بھرے پھلوں سے لدے ہوئے تھے اور کھڑکیوں پر بیلیں لٹک رہی تھیں۔ یہ امن و سکون کی جگہ تھی جہاں ظلم و ستم کا سایہ تک نہ تھا۔ اگلی صبح جب پیرینا کاٹیج سے باہر نکلی تو اس نے اپنی دہلیز پر ایک زخمی بکری دیکھی۔ اس نے بکری کی مرہم پٹی بھی اسی نرمی اور محبت سے کی جیسے ہرن کی تھی۔ اس دن کے بعد ہرن اور بکری ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور اس کا خاندان بن گئے۔ پیرینا نے وہاں ایک نیا آغاز کیا۔ اس نے اپنی جھونپڑی کے سامنے ایک باغیچہ بنایا جہاں ہری بھری سبزیاں اور میٹھے پھل کھلتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مسکراتی تھی۔ ایک چاندنی رات ایک تھکا ماندہ مسافر اس کی جھونپڑی تک آن پہنچا۔ وہ ایک شہزادہ تھا جو جنگل میں راستہ بھٹک چکا تھا اور بھوک سے نڈھال تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، ہرن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا جیسے اس کی نیت جانچ رہا ہو۔ پھر ہرن اسے دروازے تک لے آیا اور بکری نے اسے پیالہ گرم، خوشبودار سوپ کا پیش کیا۔ شہزادے نے پہلا گھونٹ لیا اور حیرت سے سوچا کہ اس نے آج تک ایسا لذیذ سوپ نہیں چکھا۔ یہ کس نے بنایا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہرن نے اسے پیرینا تک پہنچایا۔ وہ نہ صرف حسین بلکہ سراپا نرمی، مہربانی اور خودداری کی مثال تھی۔ اگلی صبح شہزادے نے التجا کی، میرے ساتھ چلو، میری دلہن بنو۔ میں تمہیں محل کی ہر خوشی دوں گا۔ پیرینا نے افسوس سے سر ہلایا، میں یہ جگہ چھوڑ نہیں سکتی۔ یہاں مجھے سکون ملا ہے۔ دنیا خودغرضی اور ظلم سے بھری ہوئی ہے۔ میرے والد نے مجھے چھوڑ دیا، شہزادی نے مجھے ستایا، لیکن یہاں میں آزاد ہوں۔ میں اسی جنگل کی ہوں، اسی باور کی۔ شہزادہ بھاری دل کے ساتھ واپس چلا گیا، لیکن اس کے خیالات ہمیشہ پیرینا کے ساتھ رہے۔ اس کی ماں ملکہ نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی اور پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ میں ایک ایسی عورت سے محبت کرتا ہوں جو جنگل کے جھونپڑے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ملکہ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھی اور آخرکار اس نے اجازت دے دی۔ شہزادہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوبارہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ تم واپس آ گئے؟ پیرینا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے لیے، شہزادے نے جواب دیا، اور یوں شہزادے نے اپنی دولت اور تخت کو چھوڑ کر ایک سادہ مگر محبت بھری زندگی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنے چھوٹے سے آرام دہ جھونپڑے میں زندگی گزاری جہاں ان کے پیارے جانور اور باغ ہمیشہ سبز رہتے۔ ہر مہینے وہ ملکہ سے ملنے جاتے جو انہیں محبت اور شفقت سے خوش آمدید کہتی۔